गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण का जो समीकरण है, विचलन यानी कि विचलन कैसे होता है, ठीक है ना, और उसका मान कितना आता है। तो इसी हिसाब से इसको आगे अगर हम एक एक्सटेंड करें तो इसमें एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म सूत्र। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद मैं कल वाली जो डेरिवेशन थी प्रिज्म से रिलेटेड उसको मैं दोबारा से एक बार दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म सूत्र यानी कि प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो कल आपने वो डेरिवेशन की होगी आई होप, और नहीं की तो कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको निकालना सीख जाओगे तो ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक हो जाता है। उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रिज्म फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें मिनिमम विचलन कोण का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, मिनिमम विचलन कोण यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण, उसका मान हम उसका समीकरण में निकालना होता है। तो उसी को हम बोलते हैं इसमें प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, अब उसको हम निरूपित कैसे करते हैं कि वह न्यूनतम विचलन कोण जिस पर आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर होते हैं उसे माध्य विचलन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें माध्य विचलन कोण के बारे में बताना होता है, यानी कि एवरेज डेविएशन एंगल, माध्य विचलन कोण। सबसे पहले तो इसके बारे में बताओ। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वह न्यूनतम विचलन कोण जिस पर आपतन कोण का मतलब क्या हो गया, आई, जिस पर आपतन कोण यानी कि आई एवं निर्गत कोण और निर्गत कोण को कैसे व्यक्त किया था हमने, ई से। निर्गत कोण बराबर होते हैं, निर्गत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसे माध्य विचलन कोण कहते हैं। तो ये एक माध्य विचलन कोण की सिंपल सी एक छोटी सी परिभाषा हो गई। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको ये परिभाषा के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बना देनी है, यानी कि वो इसकी एक आवश्यक क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, एक शर्त हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति से हम इसको निरूपित करेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति क्या होगी, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति, यानी कि ये कंडीशन है ये। तो वो कंडीशन क्या है कि यदि डेल बराबर डेल एम, यदि डेल की वैल्यू डेल एम के बराबर है तो ये कब होगी, जब आई की वैल्यू ई के बराबर हो और R1 R2 की वैल्यू R के बराबर हो। डेल की वैल्यू डेल एम के बराबर कब होगी, जब
ठीक है। आई की वैल्यू यानी कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा, ई के बराबर। किसके बराबर होगा, ई के बराबर। और अपवर्तन कोण R1 बराबर R2 बराबर ये किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि विचलन कोण का मान मिनिमम विचलन कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन है ये, कि ये मान इसके बराबर कब होगा, जब आपतन कोण का मान किसके बराबर हो, निर्गत कोण के बराबर हो, और अपवर्तन कोण यानी कि वो R1 R2 की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो एक दूसरे के, ठीक है। अब कल आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, यहां लिखेंगे वी नो दैट कि डेल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई थी कल, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर आई थी। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, आई प्लस ई माइनस ए। तो ये कल की डेरिवेशन आई थी हमारी, कल की इक्वेशन जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें ये इक्वेशन आई थी लास्ट। आई क्या है यहाँ पे, आपतन कोण, ई क्या है यहाँ पे, निर्गत कोण, ए क्या है यहाँ पे, एक यानी कि जो प्रिज्म कोण का जो मान आया था, ठीक है ना, वो ए से हम इसको निरूपित करते हैं। उसके बाद डेरिवेशन में एक इक्वेशन आई थी कि ए की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के भी बराबर थी। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। ए की वैल्यू किसके बराबर आई थी, R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें डेल एम का मान ज्ञात करना है। वो नभी हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे आएगा मान, ठीक है ना। डेल की वैल्यू तो ये इक्वेशन आई थी, एक तो इक्वेशन यूज होगी लास्ट वाली डेरिवेशन में से, और एक आपको ये इक्वेशन होगी ए बराबर R1 प्लस R2। अब इन दोनों मानों की सहायता से हमें डेल एम का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठा लो यहां से। तो समीकरण 1 को जब आप यहां से पिक करोगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से ठीक है, डेल को किसके बराबर कर दो, डेल एम के बराबर, ये ठीक है। और ई की जो वैल्यू है उसको किसके बराबर कर दो, आई के बराबर। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई। ई की वैल्यू किसके बराबर कर दी, आई के बराबर। माइनस में क्या है, ए। अब ये कितना हो गया, डेल एम बराबर 2i माइनस ए, ठीक है। अब यहां से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आपतन कोण का मान। किसका मान, आपतन कोण का मान। तो कैसे करेंगे, इस माइनस ए को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2i बराबर डेल एम प्लस ए, ये बनेगी ना। अब आई की जो वैल्यू है वो क्या आई, डेल एम प्लस ए बटे 2। तो ये एक आपतन कोण का मान आ गया। किसका मान आया, आपतन कोण का। तो इस तरीके से आप आई की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई समीकरण 1 से। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। अब समीकरण 2 को उठाओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो देखो ए की वैल्यू किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के, और कंडीशन में R1 R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, R के। तो इस R1 की जगह भी R रखना है, R2 की जगह भी R रखना है। तो ये हो जाएगा A बराबर R प्लस R, ठीक है। तो A बराबर कितना हो गया, ये
2r। तो इससे अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r बराबर कितना हो जाएगा, a/2। समीकरण नंबर 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, a/2, और i की वैल्यू कितनी आई है, डेल m प्लस a/2। प्रैक्टिकल होता है इसका, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। तो i की वैल्यू और r की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक। तो सीधी सी बात है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाली, कि विचलन कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के, यानी मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं इसको, डेल एम, कि विचलन कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होगा। कब होगा, जब आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो, और दोनों आपके जो अपवर्तन कोण आए उनका मान भी एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, यानी कि r के बराबर हो। जब ये कंडीशन आपको याद होगी तभी इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो। तो i और r के मान आ गए। अब इसमें सीधा सा है, स्नेल लॉ लगा लो, ठीक है ना। यहां लिखेंगे स्नेल नियम से क्या होता है, स्नेल नियम बताओ। n बराबर, बोलो, साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r, ये नियम होता है। ये होता है ना, पढ़ रहे होगे घर पे, याद है, वेरी गुड। अब इसमें हमें क्या करना है, i और r की हमें क्या करनी है, नियर, यानी कि बहुत ही अल्प वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, i और r की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो पहले i और r की वैल्यू शिफ्ट कर दो, या तुम क्या करेंगे, i और r की वैल्यू शिफ्ट कर दो। तो चलो वैसे ही करते हैं। तो i और r की वैल्यू इसमें शिफ्ट करते हैं पहले। तो समीकरण 4 ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे n बराबर, यहाँ लिखेंगे i व r का मान रखने पर, तो साइन i की वैल्यू कितनी है, समीकरण नंबर 3 से, डेल m प्लस a/2, और r की वैल्यू कितनी है, a/2। तो ये एक समीकरण आई आपकी, ठीक है। अब यहां लिखेंगे अल्पमान के लिए, अल्पमान के लिए, लघुमान के लिए, साइन डेल m प्लस a/2, इसको नियर किसके माने, डेल m प्लस a/2 के, और साइन a/2 इसको किसके नियर माने, a/2 के। जैसे लास्ट इक्वेशनों में क्या ना, tan थीटा नियर टू थीटा, tan 2 थीटा नियर टू 2 थीटा, ऐसे ही ये एक थीटा का टर्म हो गया, ये भी एक थीटा हो गया, तो थीटा के इक्वल ही मान ले एक तरीके से, ठीक है। अब इनको आप यहां लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो नीटा यानी n बराबर डेल m प्लस a/2 अपॉन a/2, ये नियर मान ली ना इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इसको निरूपित कर सकते हो। आगे सॉल्व कर लो इसको। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, n डेल m प्लस a/2 इंटू में इसको ऊपर ले जाओ, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये a, ये हो गया ना,
तो 2 से ये 2 गया, तो क्या बचा, डेल एम प्लस ए अपॉन ए, ये इक्वेशन बची। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करें, मल्टीप्लाई, तो ए का मल्टीप्लाई इससे करो तो ये हो गया एन ए इक्वल टू डेल एम प्लस ए। तो डेल एम की इक्वेशन, तो डेल एम क्या आ जाएगी, एन ए माइनस ए कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एन माइनस 1 इक्वल में डेल एम आ गया। तो ये इक्वेशन आई बेटा आपकी, ये वाली, कि डेल एम का जो मान है न्यूनतम विचलन कोण का, वो इक्वल है ए इंटू एन माइनस 1 के। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, म्यू के टर्म में, डेल एम बराबर ए म्यू माइनस 1, कई बुक में ऐसे भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको निरूपित कर सकते हो। तो ये हो गया न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि ए का मान दिया है, म्यू का मान दे रखा है वर्तनांक का, तो डेल एम का मान निकालो, या फिर केवल इसी का मान दे रखा है, ए का मान कुछ भी दे दे। ठीक है, तो उससे डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है, ये सारा हमें आना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से विचलन कोण की समीकरण, न्यूनतम विचलन कोण की समीकरण। तो ये आपकी तब आएगी जब आप पहली दो इक्वेशंस को निकालना सीखोगे, जो कि प्रिज्म के थ्रू निकली हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई ये वाली बात। अब मैं कल वाली डेरिवेशन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रिज्म वाले को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो बेटा दोबारा से देख लेना एक बार, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जो मुझे पता रहता है बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ध्यान रखने वाली बात है, तुम भी करके देखना, घर पे जरूर कर लिया करो, ये कहने का मतलब ये है। तो देखो, तो कल की जो थी उसमें हमें इक्वेशन निकालनी थी किसकी, विचलन कोण की, डेल का मान निकालना था। तो उसके लिए प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, तो ये इक्वेशन वो थी आपकी हेडिंग। तो प्रिज्म आपको पता है दो अपवर्तक सतहों यानी कि समान एंगल पे दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। ये जो कोण है इसको निरूपित कर दो ए से, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। एक सरफेस ही हो गई ए बी, एक सरफेस हो गई ए सी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस सरफेस ए बी पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवानी, यानी कि आपतित करवानी है ऐसे यहां से। ये सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब जब यहां पे हो गई, अब ये तो आपका कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, क्योंकि ये वायु में उपस्थित है। और कांच आपका कौन सा हो गया, सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन। कांच का बना हुआ है ये जो प्रिज्म होता है। ठीक है, अब जब ये एक विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर जो कि, तो माना ये सपोज यहाँ पे 90 डिग्री पे एक अभिलंब हम यहाँ पे बना दिया ऐसे, और एक अभिलंब यहाँ बना दिया, ये इसका नाम दे दो एन, इसका नाम दे दो एन डैश, इसको दे दो एन डबल डैश, और ये पॉइंट मान लो पी। क्या माना, पी पॉइंट। अब अविलंब और आपतित किरण
ठीक है ना। तो ये आपतित किरण है। चित्र समझना जरूरी है, डायग्राम। अविलंब और आपतित कोण किरण के बीच में जो कोण बनता उसको हम बोलते हैं आई, आपतन कोण। क्या बन गया ये? आपतन कोण। जब आपतित किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो इसका मतलब यहां झुक जाती है ऐसे। और ये वाला एंगल R1 मानो, इसको मानो R2, दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। अब ये सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तो इसलिए मैंने पहले अविलंब बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो निर्गत कोण बन गया। तो हमने सेकंड डेरिवेशन में जो पढ़ा था न्यूनतम विचलन कोण, कि आई का मान अगर ई के बराबर है तो वो कंडीशन कौन किसके बराबर होगी? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होगी। तो वो ये कंडीशन थी। अब देखो यहाँ पे हमें विचलन कोण को प्रदर्शित करना है, तो विचलन कोण की सीधी सी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो देखो, तो इस आपतित किरण ये का मुख्य मार्ग कौन सा है? ये वाला, यही तो है। और निर्गत किरण ये है, इसको नाम दे दो P, ये दे दिया Q, ये दे दिया R। तो आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा दोनों किरणों के बीच में, ये होगा आपका विचलन कोण, यानी कि डेल। कौन सा होगा ये? डेल। अब ये इस वाले त्रिभुज का पी क्यू, इसको नाम दे दो जैसे टी, पी क्यू टी त्रिभुज का ये एक बहिष्कोण बन गया ना। तो अंतर्भूमि कोण सपोज यहाँ पे इसके बन रहे हैं डेल 1, और ये कौन सा बन रहा है यहाँ पे? डेल 2। इस तरीके से आप इस चित्र को निरूपित करोगे। अब डेरिवेशन वाइज इसको हम कैसे देखें? सबसे पहले हम लिखेंगे चतुर्भुज, कौन सा हो गया? ए पी एंड एस क्यू, ए पी एंड एस क्यू के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। ये होता है ना। अब कोण कौन से हो गए? ए पी एंड एस और क्यू, इसको लिख सकते हैं कोण ए पी एंड एस। तो पी कौन हो गया? कोण ए पी एंड एस, ऐसे लिख सकते हो। पी एंड एस क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, पी एंड एस क्यू, एंड एस क्यू ए बराबर 360। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप निरूपण कर लोगे। अब जहां पे आपने अविलंब खींचे हैं, ये 90 डिग्री पे, ये भी 90, तो ये इन दोनों का मान रख दो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, बचा हुआ है ये लिख दो। ये कौन है? ये हो गया बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब 90 और 90 कितने हो गए? 180। 180 को पक्षांतरित कर दो, तो कोण ए प्लस कोण पी एंड एस क्यू बराबर 90 और 90 180। 180 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचा? ए प्लस पी एंड एस क्यू बराबर 180 डिग्री, इतना बच गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। मान लिया? तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन निकालोगे, ये वाली। अब यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू एंड एस, ये वाला। यहां पे अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन कोण बने हुए हैं। तो त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग क्या है? यानी कि चित्र ज्यामिति से कोण P
तो इसका मतलब ए पी एंड एस ऐसा लिख सकते हैं, ए पी एंड एस कोण पी एंड एस क्यू, ठीक है। और कौन सा बन गया, एंड एस क्यू ए, ये तो बन गया। एक तो ये हो गया कोण पी, एक हो गया आपका एंड एस, एक कौन सा हो गया क्यू, ये बन गया ना। तो या तो आप डायरेक्ट मान लिख सकते हो कि एक R1 हो गया, ये इसका यहाँ पे दे नहीं रखा कुछ, एक R2 हो गया, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो एक हो जाएगा एंड एस क्यू ए, तो इसके कोणों का योग कितना हो गया 180, और इसके नाम मान रख दो, P कोण है ये वाला, यहाँ पे तो R1 है, प्लस एंड एस P एंड एस Q, और यहाँ पे कितना हो गया आपका R2 इस वाले एंगल पे, बराबर में 180। इसको मानो समीकरण नंबर 2, तो मान लिया ना। अब समीकरण 1 और 2 में राइट वाला जो टर्म है वो इक्वल है एक दूसरे के, 180 180, तो ये एक दूसरे के रख दो आमने सामने। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख सकते हैं हम। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो देखो कोण ए प्लस कोण पी डैश एंड डैश क्यू बराबर, इसको रख दो R1 कोण पी एंड डैश क्यू प्लस R2, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा एंगल से एंगल, तो ए का मान कितना बचेगा, केवल R1 प्लस R2, ये मान बचेगा। वही मान आ गया ना जो हमने अभी निकाली थी इक्वेशन। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो देखो ए का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, डेविएशन एंगल की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि विचलन कोण की। तो आपको पता है त्रिभुज का बहिष कोण अंतर्भूमिकी कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, तो वो लाइन में लिख नहीं रहा, छोड़ रहा हूं। तो चित्र ज्यामिति से तो डेल का मान क्या हो जाएगा, डेल 1 प्लस डेल 2। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 4। डेल बराबर कितना हो गया, डेल 1 प्लस डेल 2, ठीक है। अब जब ये मान आ गया तो इसमें डेल 1 डेल 2 की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए तो उन मानों को समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, जिससे किसका मान आ जाएगा, डेल का मान आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो डेल का मान हम कैसे निकालें, तो डेल का मान निकालने के लिए पॉइंट P और पॉइंट Q इनको लेंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर, P पर बहिष कोण कौन सा हो गया I, अंतर्भूमिकी कोण कौन से हो गए, डेल 1 प्लस R1। तो क्या समीकरण बनेगी, I बराबर डेल 1 प्लस R1, ये बनेगी ना। तो इससे डेल 1 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो I माइनस R1, ये तो डेल 1 की वैल्यू होगी। ऐसे ही बिंदु Q पर बहिष कोण कौन सा हो गया E, अंतर्भूमिक कोण कौन से हो गए, डेल 2 प्लस R2। यहां लिखेंगे E बराबर डेल 2 प्लस R2। तो इससे डेल 2 की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, इसका पक्षांतरण करो E माइनस R2। तो दोनों मान आ गए नहीं आ गए, डेल 1 और डेल 2 के। अब इन दोनों मानों को रख दो समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 में रखोगे तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो यहां लिखेंगे समीकरण 4 में
डेल वन व डेल टू के मान रखने पर निकाल के देखो। तो डेल बराबर डेल वन का मान कितना है, आई माइनस आर वन, और डेल टू का मान कितना है, ई माइनस आर टू। सॉल्व कर लो। तो आई प्लस ई, ये तो ही गया, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू, ऐसे ही तो आ जाएगा। अब आर वन प्लस आर टू की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए, और साइड में लिख देना चूंकि आर वन प्लस आर टू बराबर ए। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आती है आपकी विचलन कोण की समीकरण। तो इस तरीके से आपको ये समीकरण निकालनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, जिससे आप एक बार फिर इसको बना के देखो, डायग्राम को बना के देखो, डेरिवेशन को बना के देखो, तब जाके आपका ये वर्क होगा पूरा। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल जब होता है आपका, तो उसमें ऐसे चित्र बनाना पड़ता है, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग मान निकालने पड़ते हैं। ठीक है। वो कैसे निकालने पड़ते हैं, देखो जैसे इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है कि सपोज ये तो डेल विचलन कोण है, ये वाला वाई एक्सिस, जैसे जीरो स्टार्ट करना, जैसे आपने ग्राफ बनाना जानते हो, एक बड़ा खाना बराबर पैमाना ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ले लेंगे। ऐसे ही ये तो हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपतन कोण, इसमें भी एक्स एक्सिस पर पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 10 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। इस तरीके से आप निरूपित करोगे एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे। अब आपतन कोण के कितने मान पर अपवर्त, यानी कि ये कोण कितना आता है, निर्गत कोण। ठीक है। तो वो निरूपित करते चलेंगे हम, यानी कि ये वाला जब निर्गत कोण आ जाएगा तो इससे हम यहाँ से मिनिमम कोण का मान ज्ञात करते चलेंगे कि मिनिमम कोण आता कितना है। जब इसको हम कंक्लूजली करते हैं तो इसमें जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, ऐसे, जैसे यहाँ आ गया 40 डिग्री, तो इस तरीके का एक ग्राफ आता है इसमें। तो जहां पे भी ये पॉइंट है, ये इसका क्या बन जाता है, मिनिमम कोण बन जाता है, विचलन कोण। इस तरीके का ग्राफ आता है इसमें। और ये सारा जो वर्क है वो आपको प्रिज्म के द्वारा ही करना होता है। प्रिज्म आप पेपर शीट पर लगाओगे, प्रिज्म के द्वारा जब लगाओगे तो फिर उसकी लाइन खींचोगे, ये वाली सरफेस प्रिज्म लगा के ऐसे, ठीक है ना। आपतित किरण को उसमें प्रदर्शित करोगे, निर्गत किरण को प्रदर्शित करोगे और विचलन कोण को प्रदर्शित करोगे। ठीक है। अब विचलन कोण कितना मान आ रहा है वो आप नोट करते जाओगे। जैसे स्टार्टिंग किया हमने, आपतन कोण का मान 30 डिग्री था, आई बराबर 30 पे विचलन कोण कितना आया, इसकी एक टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है। फिर 5-5 डिग्री हम इंक्रीज करते जाते हैं, 35 पे कितना आया, 40 पे कितना आया, 45 पे, 50 पे, 55 पे। तो 5-6 रीडिंग लेनी पड़ती है आपको, और 5-6 रीडिंग लेने के बाद एक ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी जिस कोण पे मिनिमम कोण आता है, विचलन कोण, वही न्यूनतम विचलन कोण का मान हो जाता है। तो इस तरीके का ही आपको क्या आएगा, एक ग्राफ आता है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको निरूपित कर सकते हो। और ये बात समझ में, तो ये दोनों डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आ गया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों के पर्पज से। तो इसको आप पढ़ोगे, ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, दोनों डेरिवेशन आप करना। थैंक यू।